हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ऑब्जेक्टिव सीरीज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की अध्याय 7 प्रत्यावर्ती धारा के बारे में। बच्चों, अगर आपको इससे पहले वाले वीडियो देखने हैं ऑब्जेक्टिव सीरीज के, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, शुरुआत करते हैं। बच्चों, सबसे पहला प्रश्न है आपका, भारतीय घरों में दी जाने वाली धारा की आवृत्ति होती है 40 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज या 100 हर्ट्ज। आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए बच्चों की भारतीय घरों में दी जाने वाली धारा की आवृत्ति बच्चों 50 हर्ट्ज होती है। पक्के से याद रखना है, हमारे घरों में जो धारा आती है उसकी आवृत्ति कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। आवृत्ति समझते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को एक चक्र पूरा करने में जितना समय लगता है उसे बच्चों कहते हैं आवर्तकाल। प्रत्यावर्ती धारा को एक चक्र पूरा करने में जितना समय लगता है उसको क्या कहते हैं, आवर्तकाल। आवृत्ति, प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकंड में जितने चक्कर पूरे कर लेती है, प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकंड में जितने चक्कर पूरे कर लेती है उसे क्या कहते हैं, उसकी आवृत्ति कहती है। तो ये 1 सेकंड में 50 चक्कर लगाती है, सिंपल सी कहानी। तो भारतीय घरों में दी जाने वाली प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है बच्चों, 50 हर्ट्ज होती है। अगला बच्चों प्रश्न है आपका, दिष्ट धारा की आवृत्ति होती है। यह एमपी बोर्ड की 2023 की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। पहला ऑप्शन है 40 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 0 और 100 हर्ट्ज। प्यारे विद्यार्थियों, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो दिष्ट धारा होती है, दिष्ट धारा का मान समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात दिष्ट धारा का मान समय के साथ नियत रहता है। ठीक है भैया, जब समय के साथ इसका मान परिवर्तित नहीं होता है तो इसकी आवृत्ति क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ठीक है, जबकि हमने अभी पढ़ा किसमें, प्रत्यावर्ती धारा में। प्रत्यावर्ती धारा का मान समय के साथ साथ क्या होता है, बदलता है, जबकि दिष्ट धारा का मान समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है। इसीलिए दिष्ट धारा की आवृत्ति क्या होगी, 0 होगी। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। Vt Vm e की पावर ओमेगा टी, Vt Vm sin ओमेगा टी, Vt Vm cos ओमेगा टी, Vt Vm tan ओमेगा टी। विद्यार्थियों, V वोल्टेज के फॉर्म में आपको समीकरण दिया गया है। Vm यानी कि m यानी कि मैक्सिमम, यानी कि वोल्टेज की जो पिक वैल्यू है, शीर्ष मान है, उसको sin ओमेगा टी। तो ये जो दूसरा वाला समीकरण है, ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज का जो मानक समीकरण होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है वो है Vt बराबर Vm sin ओमेगा टी। आप लोगों ने शायद, हो सकता है कि क्लास में जब आपको टीचर्स ने पढ़ाया हो तो V0 sin ओमेगा टी के फॉर्म में लिख दिया हो या किसी भी रूप में लिखा हो, तो आपको ये समझ आना चाहिए कि ये जो है उसकी पिक वैल्यू है। आगे बढ़ते हैं। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र में धारा का औसत मान निकाला गया तो वो हमें क्या प्राप्त हुआ विद्यार्थियों, 0 प्राप्त हुआ। प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण चक्र में धारा का औसत मान 0 होता है। अब ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें भी आप समझ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर 2I0/π लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक अर्धचक्र में अगर पूछते तो आपको लिखना पड़ता 2I0/π। अगर ऋणात्मक अर्धचक्र में पूछते तो आप लिखते -2I0/π। अर्धचक्र में पूछते तो ये होते हैं। पर हमें क्या पूछा, पूर्ण चक्र में, तो पूर्ण चक्र में धारा का औसत मान क्या होता है विद्यार्थियों, 0 होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं प्यारे बच्चों। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान होता है, शिखर मान होता है I0/√2, I0√2 दुगना आधा। प्यारे विद्यार्थियों, आप एक बात समझना, हमारे घरों में जो धारा आती है वो प्रत्यावर्ती धारा आती है, और प्रत्यावर्ती धारा हमारे घरों में आती है विद्यार्थियों IRMS के रूप में। ध्यान रखना आपको, हमारे घरों में आने वाली धारा IRMS के रूप में आती है, वोल्टेज VRMS के रूप में होता है। जबकि दिष्ट धारा आप पढ़ते हैं तो दिष्ट धारा का मान जो है वही रहता है। भाई दिष्ट धारा, मान लो किसी घर में 10 एम्पियर की धारा आ रही उदाहरण के लिए, तो 10 एम्पियर का मतलब 10 एम्पियर। दिष्ट अगर 220 वोल्ट है तो उसका मतलब 220 का 220 ही होता है।
जबकि प्रत्यावर्ती धारा में अगर मैं IRMS लिखूं तो IRMS का जो फॉर्मूला आपने डिराइव किया होगा वो होगा I0/√2। IRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हमारे घरों में आने वाली धारा किस रूप में होती है? IRMS के रूप में होती है, और वोल्टेज भी VRMS के रूप में होता है। तो फॉर्मूला तो हमें क्लियर हो गया, I0/√2। अगर V0/√2 में वोल्टेज के लिए पूछेगा तो V0/√2। अब आपको मैं एक चीज और बता दूं, जैसे हमें ये पता है कि हमारे घरों में जो वोल्टेज आता है वो 220 वोल्ट आता है लगभग, तो V0/√2। आपसे एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि भाई भारतीय घरों में जो वोल्टेज आता है वो कितना होता है, तो वो लगभग 220 वोल्ट होता है। अब इसको मैं एक काम करता हूं, 220/√2 कर लेता हूं, इसका गुणा इधर कर दिया। 220 √3 का मान 1.414 होता है बच्चों, तो लगभग ये 311 दशमलव करके कुछ होता है। तो एक चीज और अपने को याद रखनी है कि प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक होती है। कंपेयर कर रहे हैं बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा की तुलना में अधिक खतरनाक होती है। कई बार बच्चे क्या समझ लेते हैं कि केवल प्रत्यावर्ती धारा खतरनाक होती है, दिष्ट धारा नहीं होती। ऐसा नहीं है, प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा की तुलना में खतरनाक होती है, या खतरनाक तो दिष्ट धारा भी होती है। ठीक है, तो जहां दिष्ट धारा 220 वोल्ट होता है, वही प्रत्यावर्ती धारा में हम कहते हैं 311, क्योंकि ये VRMS में आ रही। ठीक, तो आपको ये समझ में आई होगी। तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान का शिखर मान होता है, तो IRMS बराबर I0/√2 होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। एक परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का तप्त तार अमीटर 10 एम्पियर पड़ जाता है, इसका शिखर मान क्या होता है? मैंने अभी कहा कि हमारे घरों में जो धारा आती है वो किस फॉर्म में आती है, तो IRMS के रूप में आती है। पक्के से याद रखो, हमारे घरों में जो धारा आती है वो IRMS में आती है, रूट मीन स्क्वायर में आती है, वर्ग माध्य मूल मान में आती है। ठीक है, तो बच्चा IRMS की जगह हमने अभी पढ़ लिया I0/√2 लिख सकते हैं। I0 पीक मान को बोलते हैं बच्चों। I0 बराबर, अब 10 इस √2 का गुणा इधर कर दे, 10 √2 एम्पियर। ऑप्शन में आपको √2 एम्पियर दिखाई नहीं दे रहा है, 10 √2, तो एक काम करो, √2 का मान रख के देख लो, 1.414। 10 का गुणा करेंगे ये हो जाएगा 14.14 एम्पियर। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो गया। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। एक बल्ब को 220 वोल्ट की AC सप्लाई के लिए 10 वोल्ट पर नियत किया गया, बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। आपको प्रतिरोध निकालना है, और बल्ब को जो सप्लाई दी गई है AC सप्लाई है वो है आपकी 220 वोल्ट की, यानी कि कुल मिलाकर आपका जो VRMS है वो 220 वोल्ट का है। जो वाट है आपकी, शक्ति है, वो आपकी 100 वोट है, और आपको चाहिए प्रतिरोध। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाकर याद भी दिला देता हूं। हम लोग जैसे P बराबर VI पढ़ते हैं, हम लोगों ने पढ़ रखा है ये। ठीक, ये P शक्ति है, V विभवांतर है, और I धारा है। पर हम लोगों को यहाँ पर जो चाहिए प्रतिरोध चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक तो वोल्टेज है और एक शक्ति है, धारा हमारे पास नहीं है। तो धारा की जगह क्या मैं V/R लिख सकता हूँ? I = V/R लिखा जा सकता है कि नहीं? क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं ना ओम के नियम में, V बराबर IR होता है, तो R = क्या होता है? V/I होता है। ठीक है, तो I = क्या हो जाएगा भाई? हमारे को क्या चाहिए? I = चाहिए, तो V/R हो जाएगा। यहाँ वैल्यू पुट कर दी, तो V²/R। हमारे पास ये फॉर्मूला है। ठीक, अच्छा, मैं एक नंबर के हिसाब से बता रहा हूँ, पर कभी कभी ये आपका प्रश्न वहां पर परीक्षा में 2 नंबर में भी आ सकते हैं ऐसे प्रश्न। तो R बराबर हो गया ये V²/P। ये फार्मूला भी मैंने आपको बता दिए। जब आपको कभी वोल्टेज और धारा दे तो आपको ये सूत्र लगा दो। ठीक है, वोल्टेज, धारा, शक्ति, तीनों में से कोई 2 चीज हो तो एक निकालना हो तो इस टाइप का लगा दो। पर हमें यहाँ पर प्रतिरोध निकालना था, तो हमने प्रतिरोध के फॉर्म में लगा दिया। V का मान है हमारे पास 220, स्क्वायर लग रहा है तो 2 बार लिख लिया, अपॉन R। हमको R चाहिए, तो R ये P हो जाएगा इसके अपॉन में। P कितना है आपका? 100 वोल्ट। 2 जीरो से ये कैंसिल कर देना, तो बच्चा हो जाएगा 484। 484 ओम बच्चों हमारा यहाँ पर हो गया। अगले प्रश्न पर आते हैं। तप्त तार अमीटर नापता है। ठीक है, जो
हम डीसी को जो मापने में एमीटर प्रयोग करते हैं, डीसी या एसी को मापने में जो एमीटर प्रयोग करते हैं, सॉरी, जो डीसी और एसी को मापने में जो एमीटर प्रयोग करते हैं वो अलग अलग होते हैं। डीसी को मापने वाला जो अमीटर होता है वो धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है, जबकि एसी को मापने वाले जो एमीटर होते हैं धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। एक बात तो ये ध्यान, तो एसी एमीटर उच्चतम मान, औसत मान, मूल, औसत वर्ग या इनमें से कोई। तो हमें पता है कि हमारे घरों में जो धारा आती है, प्रत्यावर्ती धारा आती है, और वो आईआरएमएस में आती है, यानी तप्त तार अमीटर जो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है वो क्या मापता है, तो मूल औसत वर्ग धारा को मापता है, यानी आईआरएमएस धारा को वो मापता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। एक संधारित्र अपने में से गुजर जाने देता है केवल डीसी को, केवल एसी को, एसी व डीसी दोनों को, एक व दोनों को नहीं। तो ये केवल एसी को अपने में से गुजरने देता है, डीसी को नहीं देता है। ठीक, अगले प्रश्न। शुद्ध संधारित्र युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा और वोल्टता के मध्य कलांतर होगा। शुद्ध संधारित्र यानी कि केवल जिसमें केवल संधारित्र लगा हो और उस परिपथ में आपको वोल्टता और धारा के मध्य कलांतर होता है। ठीक है, देखो ये तो क्लियर है कि जैसे एल हो या सी हो, इनमें कलांतर तो 90 डिग्री का होता है। अब मैंने क्या है कि एक ट्रिक बना ली, जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो VL माइनस VC आता है। अब VL माइनस VC आता है तो VL प्रेरकत्व का विभवांतर हो गया, तो यहाँ ये आगे आ रहा है VL, तो जो VL आगे आ रहा है तो प्रेरकत्व का विभवांतर आगे होगा कैसे, धारा से। तो प्रेरकत्व में अगर पूछे तो धारा व विभवांतर, धारा से विभवांतर 90 डिग्री आगे। जब यही चीज VC में पूछे तो विभवांतर धारा से 90 डिग्री विभवांतर धारा से 90 डिग्री पीछे। ठीक है, यहां धारा से विभवांतर 90 डिग्री आगे होता है, यहां विभवांतर से धारा विभवांतर धारा से 90 डिग्री पीछे होता है। ठीक है, ये तो दोनों में 90 डिग्री होता है, तो इसका उत्तर तो 90 डिग्री हो ही गया। तो शुद्ध संधारित्र युक्त प्रत्यावर्ती धारा में प्रवाहित धारा और वोल्टता के मध्य कलांतर होता है। तो शुद्ध संधारित्र में यानी VC में विभवांतर धारा से 90 डिग्री पीछे है, यानी धारा विभवांतर से 90 डिग्री आगे। ये भी अपना क्लियर हो गया। अगले प्रश्न पर आते हैं। शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ में धारा, अब वो सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी आपको, ये अभी बात हो ही गई, VL माइनस VC से याद रखेंगे हम लोग। ठीक, तो यहाँ ऑप्शन है विभवांतर धारा से 90 डिग्री आगे है। देखो आप, ये विभवांतर है, धारा से आगे है 90 डिग्री आगे, धारा विभवांतर से 90 डिग्री आगे, धारा विभवांतर से 90 डिग्री पीछे, धारा विभवांतर से 90 डिग्री आगे। तो सिंपल सा पहला वाला ऑप्शन जो है विभवांतर धारा से 90 डिग्री आगे होता है। ये आगे लिखा हुआ है ना VL, इसका मतलब ये आगे, और VC पीछे लिखा हुआ है ना, तो ये पीछे, जो आगे लिखा है वो आगे, जो पीछे लिखा है पीछे। क्लियर हो जाएगा, कभी गलती नहीं होगी। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रतिघात प्रतिबाधा का एसआई मात्रक। देखो परीक्षा में जो 2020 लिखा है उसमें प्रतिघात का मात्रक पूछा था, पर हमने इसके साथ साथ प्रतिबाधा भी जोड़ दी। इसका मात्रक है ओम, वेबर, वोल्ट पर मीटर या इनमें से कोई नहीं। देखो प्रतिघात या प्रतिबाधा, जब भी परिपथ में केवल प्रेरकत्व आए या केवल संधारित्र आए तो उसके लिए जो प्रतिरोध की जगह पर जो प्रयोग किया जाता है वो होता है आपके प्रतिबाधा। और जब परिपथ में प्रतिघात है ना, जब परिपथ में 2 आ जाए, LC आ जाए, RC आ जाए, LCR आ जाए, RL आ जाए, इस तरह से, तो जहां L व C, R व C, L, C व R जुड़े हो, वहां हम जो शब्द प्रयोग करते हैं वो प्रतिबाधा, प्रतिरोध के लिए ही है। सब धारा में जो रुकावट डालते वही है। तो ये सब एक प्रकार के क्या है, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो इनका बच्चों इनका मात्रक भी क्या हो जाएगा, ओम। तो प्रतिघात प्रतिबाधा का एसआई मात्रक है बच्चों ओम।
अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रत्यावर्ती धारा मापने वाले उपकरण किस प्रभाव पर आधारित होते हैं? चुंबकीय, ऊष्मीय, विद्युत या इनमें से? ये हम क्लियर कर चुके हैं कि एसी को मापने के लिए जो अमीटर या वोल्टमीटर बनाए जाते हैं वो ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। अगले प्रश्न, संधारित्र का शक्ति गुणांक ज्ञात कीजिए। अब देखो हमने क्या पढ़ा, PAV बराबर VRMS IRMS cos फाई सभी को पता, और संधारित्र के लिए जो कालांतर होता है बच्चों वो होता है 90 डिग्री। तो VRMS IRMS cos 90 का मान कितना होता है? 0। तो संधारित्र का शक्ति गुणांक क्या होता है? 0। ठीक है, cos 90 का मान 0 होता है, इसका मतलब शक्ति गुणांक क्या हो गया? 0। प्रश्न है बच्चों, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या का अनुपात होता है। देखो बच्चों, हमारे दिमाग में एक चीज होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए, VS बाय VP बराबर आपका NS बाय NP और IP बाय IS। जब ऊंचाई ट्रांसफार्मर की आप बात कर रहे हो तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में जो वोल्टेज होता है वो अधिक होता है, वोल्टेज बढ़ाते हैं हम लोग। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में हम विभवांतर को बढ़ाते हैं, विभवांतर बढ़ाते उससे धारा कम हो जाती है, ये हमें पता है। और ये परिणामन अनुपात का सूत्र मैंने यहाँ पर लिखा है। तो जब हम विभवांतर बढ़ाएंगे तो उसमें फेरों की संख्या बढ़ जाती है, यानी द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होती है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। तो ज्यादा कहाँ है फेरों की संख्या? द्वितीय में, और प्राथमिक में क्या है? कम। तो अगर मैं को उल्टा पूछा है, यानी कि NP बाई NS हमारा कम है, NP कम है, NS ज्यादा है, तो जब मुझे NP बाई NS प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या का अनुपात पूछा है, तो डेफिनेटली ऊपर वाला नंबर जो है छोटा है, नीचे वाला बड़ा है। तो जो नंबर आएगा वो हमेशा 1 से कम ही आएगा। तो अनुपात क्या होता है बच्चों? 1 से कम होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अब किसी ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली में प्रेरित वोल्टेज उत्पन्न होने का मुख्य कारण परिवृत्ति विद्युत क्षेत्र, परिवृत्ति चुंबकीय क्षेत्र, प्राथमिक कुंडली में कंपन, या ट्रांसफार्मर में लोहे का क्रोड। तो किसी ट्रांसफार्मर में अगर सेकेंड जो कुंडली है उसमें प्रेरित प्रत्यावर्ती वोल्टेज उत्पन्न होने का मुख्य कारण है परिवृत्ति चुंबकीय क्षेत्र के कारण उसमें क्या होती है? परिवृत्ति चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण उसमें क्या हो जाती है? प्रेरित प्रत्यावर्ती वोल्टेज उत्पन्न होता है। ट्रांसफार्मर के क्रोड को निम्न प्रभाव को कम करने के लिए पटलित किया जाता है: कॉपर हानि, फ्लक्स हानि, शैथिल्य हानि या भंवर धारा। तो ट्रांसफार्मर में जो पटलित क्रोड लगाए जाते हैं, स्तरीय क्रोड लगाए जाते हैं, वह भंवर धारा को कम करने के लिए लगाए जाते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। किसी ट्रांसफार्मर में हानि नहीं होती: लोह हानि, ताम्र हानि, यांत्रिक हानि, फलक संरक्षण। तो हमने ये वाली नहीं पढ़ी, तो यांत्रिक हानि नहीं होती है, तो सही उत्तर है तीसरे वाला। अगले प्रश्न पर आते हैं। ट्रांसफार्मर के क्रोड पटलित क्यों बनाए जाते हैं? ये आ चुका है वैसे भी, भंवर धारा को कम करने के लिए। भंवर धारा को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के क्रोड पटलित बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, वह राशि जो ट्रांसफार्मर में अपरिवर्तित रहती: वोल्टता, धारा, आवृत्ति। तो विद्यार्थियों, वोल्टेज ट्रांसफार्मर बदलता है और वोल्टेज बदलेगा तो धारा भी बदल जाएगी। तो वोल्टेज भी बदलता है, धारा भी बदलती है, तो क्या नहीं बदलता? तो वो है आवृत्ति। आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है, माने कि मान लो 50 हर्ट्ज की आवृत्ति की धारा आ रही है तो 50 हर्ट्ज की आवृत्ति की ही धारा आएगी। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये 2022 में आया हुआ है: स्वप्रेरण, अन्योन्य प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तरंगे और इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों,
ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी एक कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन करने से दूसरी कुंडली में क्या हो जाता है, एक कुंडली में धारा में परिवर्तित करने से दूसरी कुंडली का क्या होता है, फ्लक्स बदलता है और उसमें धारा प्रेरित हो जाती है। यही अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत है और ये हम पढ़ भी चुके हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं बच्चों। तो बच्चों अब हमने कुछ चीजें यहाँ लिख दी हैं ताकि ये आपको क्लियर, मैं पूरी समरी इसलिए समझाता हूं ताकि आपको एक एक चीज क्लियर हो जाए। अब समरी पर बात कर ले। तो आरएमएस वोल्टता, जिसके लिए मैंने कहा कि हमारे घरों में जो धारा आती है वो आरएमएस धारा आती है, तो वी आरएमएस। देखो यहाँ जो विमीय सूत्र है वो वोल्टेज का ही विमीय सूत्र है, दिमाग में और लोड लेने की जरूरत नहीं। जैसा आप लोग पहले शुरुआत के चैप्टर में वोल्टेज का पढ़ते हैं वही विमीय सूत्र यहाँ पर लिख देना है। वी आरएमएस बराबर वी नॉट बाय √2। ठीक, आरएमएस धारा के लिए भी विमा वही रहेगी एम्पियर, मात्रक भी वही रहेगा, केवल फार्मूला आई आर एम एस आई एम बाई √2 यानी आई नॉट बाई √2। प्रतिघात अगर एक्सएल या एक्ससी, तो यहाँ पर भी मात्रक और विमीय सूत्र वही होंगे जो प्रतिरोध के होंगे। हाँ, इनके लिए जो फार्मूले हैं, प्रतिघात अगर किसके लिए, प्रेरकत्व के लिए आए तो एक्सएल बराबर आएगा ओमेगा एल, और अगर प्रतिघात किसके लिए आए आपसे पूछी जाए, धारितात्मक यानी धारिता के लिए पूछी जाए, तो आपको 1/ω/c लिखनी है। अगर प्रतिबाधा के लिए आए तो वहां भी मात्रक विमीय सूत्र तो वही है। ठीक है, ये प्रतिबाधा अवयवों पर निर्भर करेगी कि आपने एल जोड़ा, सी जोड़ा, एलसी जोड़ा, एलसीआर जोड़ा, क्या क्या जोड़ा, उस पर डिपेंड करेगी। अनुनादी आवृत्ति, आवृत्ति का मात्रक विमीय सूत्र भी वही होगा जो आवृत्ति का होता है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, विमीय सूत्र टी इनवर्स होता है, तो वही आएगा। हाँ, यहाँ ये फार्मूला आपको याद रखना है, यानी कि ω/r बराबर 1/√LC। ठीक, गुणता कारक Q ये एक विमाहीन राशि है और इसका सूत्र Q बराबर ω/L/r होता है, जिसे हम 1/ω/RCR श्रेणीबद्ध लिख सकते हैं। शक्ति कारक ये विमाहीन राशि है और जो शक्ति गुणांक होता है वो cos φ होता है। ठीक है, और भी चीजें हैं। अब इसका पूरा समरी, जब किसी प्रतिरोध R के सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज तो Vm sin ओमेगा लगाया जाता है तो उसमें ये धारा संचालित होती है। यानी कि हमें याद होना चाहिए कि प्रतिरोध के लिए धारा और विभवांतर के बीच में जो कलांतर होता है वह एक समान होता है, यानी कि इनके बीच में कोई कलांतर नहीं होता, दोनों ही समान कला में होती है। प्रतिरोध R में प्रवाहित धारा ये है, जूल तापन के कारण माध्य शक्ति, तो शक्ति की ये हो जाएगी 1/2 I0² R या Im²R। इसे उसी रूप में व्यक्त करें जिसे डीसी शक्ति में P बराबर I²R, जिसकी चर्चा मैंने वीडियो के बीच में आपसे करी है। तो धारा के एक विशिष्ट मान का उपयोग किया जाता है, तो वर्ग माध्य मूल धारा कहते हैं इसे। इस प्रकार से ये मान भी आप याद रखें। ठीक है, आप चाहे तो 1 को 1/414 से डिवाइड करेंगे तो लगभग ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, पर हम डायरेक्ट याद रख लें 0.707। इसी प्रकार से आरएमएस यानी Vm/√2, तो ये भी आप डायरेक्टली याद रख लें। वोल्टेज में अगर ये याद हो गई तो ये वाली तो याद हो ही जाएगी। माध्य शक्ति के लिए जो व्यंजक है P बराबर VI मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, I²R। आप तो शक्ति मतलब VIP, शक्ति यानी VIP, वोल्टेज, धारा और पावर। किसी शुद्ध प्रेरकत्व L के किसी पर प्रयुक्त ऐसी वोल्टता ये है और ये है, तो धारा अगर संचारित करता है तो Im बराबर Vm/XL। XL बराबर क्या हो जाएगा, ω/L, हम सब पढ़े हुए हैं। XL प्रेरक की प्रतिघात होती है और जो π/2 रेडियन पीछे होती है, हमने बात कर ली थी प्रेरकत्व में। और इसके लिए भी मैं संधारित्र के लिए भी मैंने कहा था कि ये कहाँ होती है, तो ये π/2 आगे होती है। जब आप LCR में बात करोगे तो LCR में ये हो गई आपकी धारा। धारा क्या हो जाएगी, Vm/√R² XC-XL²। इसके बीच में कलांतर तो tan इनवर्स XC-XL/R। अब Z परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं, प्रतिबाधा का सूत्र है, सवाल हल कर चुके हैं। और P बराबर VI cos φ, तो cos φ क्या होता है, तो शक्ति गुणांक होता है। किसी विशिष्ट प्रेरणिक या धारिक परिपथ में cos φ अगर 0 है तो ऐसी परिस्थिति में धारा प्रवाहित होती है। अगर जहाँ शक्ति सही शून्य है यानी कि π/2 है वहां पर, किसमें XC और XL में, तो इनका कलांतर π/2 होता है। जब आप उसमें cos
फाई की जगह पर क्या रखें, cos 90 डिग्री रखें, तो पावर आपकी क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। तो ऐसे उदाहरणों में जो धारा मिलती है उस धारा को क्या कहते हैं, वोल्ट-इन धारा कहते हैं। किसी ऐसी परिपथ में धारा और वोल्टता के मध्य कला संबंध को सुगमता से व्यक्त किया जा सकता है। वोल्टता और धारा को घूर्णी सदिशों के रूप में निरूपित करते हैं। घूर्णी सदिश को फेजर कहते हैं। फेजर एक सदिश के समान है